नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल परीक्षा गुरुजी में। तो दोस्तों चलिए आज फिर से हम प्रस्तुत हैं परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तो बात करते हैं कि आज के महत्वपूर्ण परीक्षा संबंधित बिंदु क्या हैं। तो चलिए बात करते हैं हम। तो आज का पहला प्रश्न है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है। तो इसमें अगर भारत के स्थान की बात करी जाए तो इसके अंदर भारत रहा है 101वें स्थान पर। और इसमें बात करी जाए कि टोटल कितने देश थे, तो इसके अंदर टोटल देश थे 116, जिसमें से भारत को मिला है 101। बड़े ही अचंभे की बात है कि भारत को 116 देशों में से 101वां नंबर मिला है और भारत से पीछे इसमें मात्र 15 ही कंट्री रहे। और सबसे लास्ट में कंट्री है इसके अंदर सोमालिया। सोमालिया इसमें सबसे लास्ट में है कंट्री। और यदि बात करें कि भारत के पड़ोसी देशों की क्या स्थिति है इसमें, तो इसके अंदर पाकिस्तान को 92 रैंक दिया गया है और बांग्लादेश इसमें 76 पर है और इसमें नेपाल भी 76 पर है। तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो हमारे इंडेक्स रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं। वो बताने से पहले इसके अंदर यदि ये पूछा जाता है कि इसके अंदर जो रैंकिंग दी जाती है वो किस आधार पर दी जाती है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर रैंकिंग मिलती है 0 से लेकर 100 तक। जिस कंट्रीज को 100 अंक दिया जाता है उसके अंदर पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा भुखमरी है और जिसको 0 दिया जाता है वहाँ पर न्यूनतम भुखमरी है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण इंडेक्सेस की जो हमेशा परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहते हैं। जैसे पहला इंडेक्स है इसके अंदर ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स। ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स इसके अंदर यदि भारत की बात करी जाए तो भारत इसमें 63वें नंबर पर होता है। और यह भी प्रश्न अभी हाल ही में बना था कि इस इंडेक्स को जारी कौन करता है, तो इस इंडेक्स को जारी करता है वर्ल्ड बैंक। और यदि इसमें बात करी जाए कि इसमें टॉप पर कौन रहा है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप पर रहा है न्यूजीलैंड इसमें टॉप पर रहा है। और अभी हाल ही की बात है कि वर्ल्ड बैंक ने इस इंडेक्स को जारी करने से मना कर दिया है कि वह ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स को जारी नहीं करेंगे, क्योंकि उसने बोला है कि हमें आंकड़े पर्याप्त नहीं दिए जाते हैं और हमें आंकड़े फेक दिए जाते हैं, इसलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक अब जारी नहीं करेगा। चलिए दूसरे इंडेक्स की तरफ बात करते हैं। दूसरा इंडेक्स है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके अंदर अगर बात करी जाए कि भारत की क्या रैंकिंग है, इसके अंदर भारत की रैंकिंग है 131, 131। यदि इसमें बात करें कि इसको जारी कौन करता है, इसको जारी करता है UNDP। ठीक है, और इसमें टॉप पर कौन रहा है, इसमें टॉप पर रहा है नॉर्वे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए अगला इंडेक्स देखते हैं। महत्वपूर्ण इंडेक्स होता है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ये तमाम बार परीक्षा में आता है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर भारत की क्या रैंकिंग है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत है 142 पर और इस इंडेक्स को जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। यह भी हाल ही में प्रश्न बना था कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को कौन जारी करता है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। और ये पेरिस की संस्था है और इसमें भी टॉप पर नॉर्वे है। तो चलिए आगे बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण इंडेक्स के ऊपर। एक इंडेक्स होता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, कि किसी देश के अंदर लोग कितने ज़्यादा खुश हैं। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर अगर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करी जाए तो इसके अंदर भारत की रैंकिंग है 139 और इसके अंदर टॉप पर है आपका फिनलैंड। और यदि ये पूछा जाए कि इस इंडेक्स को जारी कौन करता है, तो इस इंडेक्स जारी करता है UNSSDN, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क। तो आगे देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण इंडेक्स कौन सा है हमारा। दूसरा इंडेक्स है डेमोक्रेसी इंडेक्स, जो अभी हाल ही में एक परीक्षा का पार्ट बना था, डेमोक्रेसी इंडेक्स। इस डेमोक्रेसी इंडेक्स के अंदर भारत की रैंकिंग है इस समय 53 और इसको भी टॉप करा था नॉर्वे ने। आप नॉर्वे वाले एक सेपरेट वो बना लीजिए,
जिसमें ये पता चलता रहे कि नॉर्वे किन किन पर टॉप पर है, इससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कुछ समय समय पर अन्य महत्वपूर्ण इंडेक्सेस के बारे पर हम चर्चा करते रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि एक सेपरेट वीडियो इंडेक्सेस पर लेकर आ जाएं। तो चलिए बात करते हैं आगे। अगला प्रश्न कौन सा है? भारत अब तक कितनी बार यूएनएचआरसी का सदस्य बना है? तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि भारत इस बार छठी बार यूएनएचआरसी का सदस्य बना है। यूएनएचआरसी मतलब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार परिषद, इसका सदस्य भारत बना है छठी बार। और यदि इसमें पूछा जाए कि भारत का कार्यकाल कितना होगा, मात्र 2 वर्ष का कार्यकाल होगा। कब से कब तक होगा? 2022 से 2024 तक होगा। यदि इसमें पूछा जाए कि इसके अंदर टोटल कितने मेंबरों ने वोट दिया है, तो 193 कंट्रीज़ ने वोट दिया है इसके अंदर। और खुशी की बात है कि भारत को 184 मत मिले हैं और कुल बहुमत था कितने पर? 97 वोट पर पूर्ण बहुमत था, लेकिन भारत को 184 देश ने सपोर्ट करा है। तो इसलिए भारत इस बार पूर्ण बहुमत से यूएनएचआरसी का सदस्य बना है और 2024 तक इसका सदस्य रहेगा। यदि इसके अंदर बात करी जाए कि यूएनएचआरसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो यूएनएचआरसी के हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो वो है जिनेवा में। जिनेवा कहाँ पर? स्विट्जरलैंड के अंदर। यदि इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना हुई थी यूएनएचआरसी की 2006 में। 2006 में इसकी स्थापना होती है और इसके अंदर कितने देश शामिल हैं? 47 देश इसके अंदर शामिल हैं। ठीक है, और इसका जो चुनाव होता है वो कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा इसका चुनाव करती है। तो चलिए, अब आप जान चुके हैं कि भारत इस बार छठी बार यूएनएचआरसी का सदस्य बना है और पूर्ण बहुमत से इसमें भागीदारी करी है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। द नटमैग्स कर्स किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होता है पुस्तकों के ऊपर बनने वाला सवाल हर परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण होता है। तो देखते हैं कि द नटमैग्स कर्स किसके द्वारा लिखी गई है। ये लिखी गई है आपका अमिताभ घोष जी के द्वारा। अमिताभ घोष जी एक नोटेबल राइटर हैं और हमेशा इनकी जो पुस्तकें होती हैं उन्हें अवार्ड मिलते हैं। और इनकी अन्य पुस्तकें भी हैं जो आपको परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी, जैसे द शैडो लाइन, द शैडो लाइन्स, द ग्लास पैलेस। एक इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है अफीम सागर। तो ये आपको ध्यान रखनी होगी। द शैडो लाइन्स, द ग्लास पैलेस, अफीम सागर और ये द नटमैग्स कर्स। यदि बात करें इसके अंदर और भी राइटर के नाम दिए गए हैं तो उनकी एक दो किताब देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। जैसे रस्किन बॉन्ड की बहुत महत्वपूर्ण है एक, द ब्लू अम्ब्रेला, नीला छाता, द ब्लू अम्ब्रेला। एक होती है ट्री लवर। एक इनकी किताब हाल ही में रिलीज हुई थी, हाउ टू बिकम अ राइटर, ठीक है। एक और देख लेते हैं इनकी जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है, आप सब लोग जानने के लिए इच्छुक होंगे। सुसानाज सेवन हस्बैंड। सुसाना सेवन हस्बैंड, ये रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है और इसके ऊपर फिल्म बनी हुई है सात खून माफ, इसके ऊपर मूवी बनी है बॉलीवुड में। ठीक है,
तो अगले राइटर है हमारे अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा की पुस्तक है जिसको 2008 में मैन बुकर प्राइज़ मिला था, मैन बुकर प्राइज़ मिला, और उनकी पुस्तक का नाम है द वाइट टाइगर, द वाइट टाइगर, सफ़ेद चीता, द वाइट टाइगर। और यदि इनका एक और महत्वपूर्ण रचना है जिसके बारे में अगर आप नोट करना चाहें, द सिलेक्शन डे, सिलेक्शन डे, ये MPPSC में पूछी हुई सवाल है ये, द सिलेक्शन डे। और इसमें अगला प्रश्न है, अगला नाम दिया गया है अनुपम खेर का। तो अनुपम खेर के बारे में देख लेते हैं। अनुपम खेर हमेशा वैसे चर्चा का विषय बनते हैं, और इनके भी हाल ही में एक किताब रिलीज़ हुई थी, योर बेस्ट डे इज़ टुडे, योर बेस्ट डे इज़ टुडे, ठीक है। और इनकी एक ऑटोबायोग्राफी भी है, लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली, मतलब वे पाठ जो जीवन ने मेरे को बिना जाने पहचाने सिखाए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लेकिन ये हर एक पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमेशा परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहती हैं। आगे चलते हैं। विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस कब मनाया जाता है? देखिए सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है कि विश्व हस्त प्रक्षालन क्या होता है। ये हस्त प्रक्षालन का मतलब होता है हैंड वॉशिंग, हाथ धोना, हैंड वॉशिंग। तो ये जो दिवस है ये भी नया नहीं मनाया जा रहा है, ये पहले से भी मनाया जाता रहा है। ये है हैंड वॉशिंग डे, मनाया जाता है 15 अक्टूबर को, और ये 2008 से मनाया जा रहा है हैंड वॉशिंग डे। हमने कल भी बात करी थी कि जो दिवस के ऊपर सवाल होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और हर परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और वो दिवस तो बहुत ज़रूरी होते हैं जो चर्चा का विषय बने हुए होते हैं। जैसे हैंड वॉशिंग कोरोना के बाद से बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है और ये परीक्षा का पार्ट भी बन सकता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि हैंड वॉशिंग डे, ये प्रक्षालन दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर 2008 से मनाया जा रहा है। और यदि इसकी थीम पूछी जाए तो इसकी थीम होगी हमारा भविष्य, हमारा भविष्य हाथ में है, हाथ में है, चलो एक साथ आगे बढ़ें, चलो एक साथ आगे बढ़ें, हमारा भविष्य हाथ में है, चलो एक साथ आगे बढ़ें। तो ये इसकी थीम रही है, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। यदि और हम महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बात करें, जैसे 24 अक्टूबर लिखा हुआ है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है यूएनओ डे, संयुक्त राष्ट्र दिवस, क्योंकि इस दिन इसकी स्थापना हुई थी, यूएन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1948 को स्थापना हुई थी। और जैसे कि इसका हेडक्वार्टर आपको पता है न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। अगला दिवस दिया गया है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को सब लोग जानते हैं कि वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिवस होता है, वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिवस होता है। और इस जन्मदिवस के अवसर को हम सेलिब्रेट करते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस के नाम से, राष्ट्रीय एकता दिवस के नाम से इसको हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। ये हर एक दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए, आप इसको नोट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि फीफा ने अंडर 17 महिला विश्व कप का आधिकारिक शुभंकर किसे बनाया है, ठीक है। आधिकारिक शुभंकर किसको बनाया है? ये यहाँ पर मिस हो रहा है थोड़ा सा, ये आधिकारिक शुभंकर है कि आधिकारिक शुभंकर किसको बनाया है। तो चलिए शुभंकर के ऊपर भी सवाल बनते रहते हैं। हाल ही में अभी ओलंपिक भी हुआ है, अब एशियाई चैंपियनशिप भी होंगी, तो उसके लिए सबके लिए मैस्कॉट होंगे, तो उन मैस्कॉटों को पता होना ज़रूरी है। तो जैसे अगर हम इसकी बात करें फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की, तो इसका शुभंकर बनाया गया है ईभा को। यदि बात करें कि ईभा क्या है, ईभा एशियाटिक लायनस है, मतलब एशियाई शेरनी है। ये एशियाई शेरनी को ईभा बोलते हैं। और इसको मैस्कॉट इसलिए बनाया गया है जिससे कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा सके और उसके अंदर बताया जा सके कि पूरे विश्व में लड़कियों को और महिलाओं को अपनी शक्ति जानने के लिए पूरा प्रेरणा किस प्रकार से दी जा सकती है, ठीक है।
तो इसमें आप हम जान लेते हैं कि जो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप है इस बार कहाँ पर होगा, ये भारत के अंदर होगा। और ये कब से कब तक चलेगा, ये 11 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर 2022 में होगा। ये वैसे 2020 के अंदर होना था, ये होना था 2020 में, लेकिन कोरोना के चलते ये पोस्टपोन हो गया और अब ये होगा 2022 में 11 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक ये चलेगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि इसके अंदर और भी मैस्कॉट दिए गए हैं, जैसे मिराई तोवा। अगर हम मिराई तोवा की बात करें तो जो मिराई तोवा है वो हमारा टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर था। ठीक है, इस बार 32 नंबर के टोक्यो ओलंपिक हुए थे जापान के अंदर। ठीक है, उसका शुभंकर था मिराई तोवा। अगर सोमेटी की बात करें तो सोमेटी टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभंकर था। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर था मिराई तोवा और टोक्यो पैरा ओलंपिक का था सोमेटी। और इसके अंदर एक और लिखा हुआ है पेन। यदि पेन की बात करें हम तो जो पेन है वो जो 2022 के अंदर 2022 में एशियाई जो गेम होंगे, ये चीन में होंगे, शंघाई में होंगे, उसका शुभंकर है ये पेन। ठीक है, तो अगर यहाँ पर जैसे भी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक पूरे हुए हैं, कंप्लीट हो गए हैं, तो उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हर एक परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय अभी यूपीएससी का भी एग्ज़ाम होता है, उसके अंदर भी खेल से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, तो हर एक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम बात करें टोक्यो ओलंपिक की, हम 2-4 बातें बता देते हैं कि जैसे इस बार टॉप पर रहा है कौन, यूएसए ने कितने गोल्ड जीते हैं, 39 गोल्ड। दूसरे नंबर पर रहा है चीन। यदि चीन ने पूछा जाए कितने गोल्ड जीते हैं तो चीन ने जीते हैं 38। तीसरे नंबर पर रहा है जापान होस्ट कंट्री भी था और इसने जीते 27 गोल्ड। यदि भारत की बात करी जाए तो भारत रहा है 48 पर और उसने जीते हैं 1 गोल्ड। ठीक है, भारत की अगर बात करी जाए कि भारत ने टोटल गोल्ड कितने जीते हैं, भारत ने टोटल गोल्ड जीते हैं, टोटल गोल्ड 1 गोल्ड है, गोल्ड तो टोटल 1 है, 2 सिल्वर हैं और 4 ब्रॉन्ज हैं। ठीक है, तो चलिए और आगे वैसे हम टोक्यो ओलंपिक के ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको हमारा चैनल ये पसंद आ रहा है, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको लगता है कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप लाइक, शेयर, कमेंट जो भी आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।